हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 अर्थात छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अध्याय 3 राज्य आय को देखेंगे। इससे पहले आप सबको बता दूं, मैं जो पहले का अध्याय आर्थिक विकास एक समीक्षा या आर्थिक समीक्षा है ना, इसके अलावा जनसंख्या वाले वीडियो अपलोड हो चुके हैं। वो जो वीडियो है वो आपको एकदम सटीक रूप से बताए गए हैं। कुछ दिन पश्चात हम लोग इसका क्या करेंगे, पीडीएफ भी जारी करेंगे। इस पीडीएफ में आपको पूरा डिटेल से एवं इजी वे में ना, जैसे कि अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण का जो ओरिजिनल डाटा देखोगे उसमें क्या रहता है, ग्राफ रहता है। ग्राफ को आपको पढ़ना होता है, न्यूनतम अधिकतम पता नहीं चलता, तो इसको आपको न्यूनतम अधिकतम एवं एक ग्राफ के साथ, है ना, इसमें 2011 की जनगणना भी और आपको बता दें कि 2021-22 का जो अनुमानित जनगणना है उसको भी आपको बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अध्याय 3 राज्य आय, है ना। राज्य आय का मतलब क्या रहता है कि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि जो हम लोग कृषि में वृद्धि दर होता है, इसके बाद क्या होता है आपका कृषि के अलावा जो उद्योग है, सेवा है, इसके जो आर्थिक वृद्धि दर को जो चार्ट वाइज है ना, हमने पेपर फर्स्ट में अध्याय फर्स्ट में जो पढ़ना था उसको हम लोग इसी में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें डिटेल दिया है उसी डिटेल को अध्याय 1 में भी दिया रहता है। तो दोनों को एक साथ पढ़ने से कोई मतलब नहीं है ना। एक बार पढ़ो, दोनों आपको क्या आएगा, काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 राज्य आय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। आपके पास यहाँ पे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र दिए हैं जिसको हमने 3 भाग में बांटा है। किस पहला क्या है, प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में फसलें, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना एवं खनन उत्खनन। याद रखना, प्राथमिक क्षेत्र में खनन उत्खनन शामिल है। मोस्ट आईएमपी चीज क्या है हमारे पास, खनन उत्खनन। ठीक है, ये जो खनन उत्खनन है वो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में। अब द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति। ठीक है। तृतीय क्षेत्र में रेलवे, रेलवे अलग है ना और परिवहन अलग है, परिवहन में रेलवे अलग होगा। संचार एवं प्रसारण, भंडारण, वित्तीय सेवा, लोक प्रशासन, व्यापार, होटल, जलपान गृह, स्थावर संपदा एवं अन्य सेवाएं। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है। अब इसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम अर्थव्यवस्था के प्रक्षेत्र पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ नीचे देखिएगा, जो अर्थव्यवस्था के प्रक्षेत्र है उसमें जो खनन उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में था वो किस में आ जाता है, उद्योग में आ जाता है। फिर से देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में क्या था, कृषि था, तो कृषि में फसलें, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन उद्योग, लट्ठे, और एक खनन उत्खनन कहा जाता है यहाँ पे उद्योग में ना। द्वितीय क्षेत्र में नहीं जाता, किस में जाता है, उद्योग क्षेत्र में। उद्योग में क्या क्या शामिल है आपका, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं खनन उत्खनन। सेवा में सेम एज इट इज रहेगा जैसे ऊपर है, रेलवे, परिवहन, है ना। उसके बाद रेलवे को छोड़कर जितना परिवहन है, अतिरिक्त रेलवे, है ना। इसके अलावा संचार एवं प्रसारण, भंडारण, वित्तीय सेवा, लोक प्रशासन, व्यापार, होटल, जलपान गृह, स्थावर संपदा का स्वामित्व एवं अन्य सेवा, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे जीएसडीपी का अग्रिम अनुमान 2022-23। यहाँ पे जो हम लोग पुराना जीएसडीपी के परसेंट पढ़ते हैं ना, कि 8% हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, तो 8% वो कितना रुपए है, तो रुपए कितना आपके पास देख लीजिएगा, 2,89,00,000, है ना, 8,241। क्या है आपके पास, 2,89,08,241। अब इसमें जो ये स्थिर भाव का वृद्धि दर है, इसका प्रचलित भाव का वृद्धि दर क्या रहेगा, 12.60 या 12.60%। ठीक है, तो इसका रेट कितना रहेगा, 4,57,60,862 रुपये, सॉरी 826 रुपये क्या रहेगा प्रचलित भाव पर। आपको एकदम डिजिट याद नहीं रहेगा तो 289 और 457 क्या याद रखोगे, 289 और 457 इतना याद रख सकते हो। पहले इस मूल्य से या रेट से क्वेश्चन नहीं आता था, अब आने की संभावना है, क्योंकि अब ज़्यादा था कम था ऐसा करके भी पूछ देता है। चलिए आगे देखते हैं। अब फिर से वही एक टेबल जो छोटा सा, जिसमें क्या है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार वृद्धि, तो 5.93 ये आपका कृषि एवं संबंध क्षेत्र, जिसका भागीदारी कितना है, अगर मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये है, ठीक है, इस 100 रुपये में कृषि ने कितना परसेंट दान दिया, तो 16.91%। उद्योग ने कितना दिया, 49.88%। और सेवा ने 33.21%। ये सेवा है, फ़ॉन्ट चेंज होने के कारण यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ठीक है,
अब इसका देखते हैं कि जो ये हमारा जीएसडीपी है उसमें इनका प्रतिशत वृद्धि कितना है। प्रतिशत वृद्धि मतलब कि पिछले टाइम से या सॉरी स्थिर भाव से इसका वृद्धि कितना हुआ, जितना भी रहा होगा 2011-12 से उससे 5.93% इस बार ज़्यादा है। उद्योग में क्या है उससे और ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सेवा में। अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा गया 2022 में स्थिर भाव पर सर्वाधिक वृद्धि दर किसका है, तो किसका है, सेवा का है। कितना है, 9.21 है। ठीक, और क्या क्वेश्चन पूछेगा, वर्तमान या ऐसा बोलेगा स्थिर भाव पर कृषि के क्षेत्र में वृद्धि दर कितना है या प्रतिशत वृद्धि कितना है जीएसडीपी में। ठीक है, तो कितना पूछेगा, 5.93। सेम क्वेश्चन उद्योग के साथ तो 7.83। क्या क्वेश्चन पूछेगा, और क्या कृषि का भागीदारी कितना प्रतिशत है, 16.91, 49.88, 33.21 और 100%। तो आपका आंसर क्या आएगा, 16.91। ऐसी क्वेश्चन रहता है, बस हम उसको पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो कृषि है उसका मैं पूरा एक, ये जो टेबल है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से हर बार क्वेश्चन पूछा गया अभी तक। देखिएगा क्या लिखा है इसमें, एक सेकेंड। इस टेबल में क्या लिखा गया है कि आपके पास तीनों प्रक्षेत्र मतलब चारों को दिया गया है, किसको किसको, कृषि, उद्योग, सेवा और जीएसडीपी को। इन चारों में स्थिर वर्ष पर ना 2022-23 में वृद्धि कितनी हुई, औसत वृद्धि कितनी है, इनकी भागीदारी कितनी, जिसको हम लोग बार बार पढ़े हैं। अब इन सब में धनात्मक वृद्धि कब हुई और ऋणात्मक कब हुई, इसको देखते हैं। तो कृषि का परसेंटेज कितना है, 5.93, औसत वृद्धि 5.31, भागीदारी 1691। इसका धनात्मक कब रहा, 16-17 में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिखा पे, 16-17 में धनात्मक, फिर उसी में आगे में रहेंगे 17-18 में ऋणात्मक। 16-17, 17-18 ये दोनों याद हो जाएगा आपको, 16-17 फिर आपका 17-18। उसके बाद जो डिजिट है ना 21.28 और -10.90, इसको बाद में करते हैं, पहले ईयर करते हैं। ठीक है, अब उद्योग में देखते हैं। उद्योग में आपके पास क्या है, 7.83, 6.34, देखो 7.83, 6.34, 49.88। ठीक है, फिर 18-19 का डायरेक्ट 20 लिख दीजिएगा, 18-19, 20-21 दोनों को ऐसा कंबाइन करिएगा। कॉपी में नोट करते समय इस चीज को अंडरलाइन करो ताकि आपको याद रहे, जैसे कि 16-17, 17-18, 18-19, 20-21। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। सेवा में हमारा अभी जीएसडीपी पर प्रतिशत वृद्धि कितने, 9.21, औसत वृद्धि 5.37 और भागीदारी कितनी है, 33.21%। अब इसका धनात्मक देखेंगे 19-20। ठीक है, फिर 20-21, जैसे इसमें हुआ ना 17 रिपीट हुआ 2 बार, वैसे यहाँ पे 20 कितना होगा, रिपीट होगा। ठीक है, 16-17, 17-18, 19-20, 20-21। ठीक, बस जीएसडीपी में थोड़ा सा ऐसा लॉजिक काम नहीं करेगा, जैसे कि जीएसडीपी में ग्रोथ रेट कितना है, 8% है, औसत वृद्धि 5.73, भागीदारी 100% ही होता है। ठीक, तो धनात्मक वृद्धि हुई 16-17 में और ऋणात्मक हुई है 20-21 में। अब देखो और याद करने का तरीका क्या है, ये तीनों की तीनों क्या है, 20-21 में ऋणात्मक हुए हैं। ठीक, क्यों हुए हैं, कोरोना काल के कारण। अब इसको हम लोग एक तरीके से और याद कर सकते हैं, देखो 5-7-9, 5-7-9 8। ठीक, 5-93, फिर क्या जाएगा 7-83, 9-21 8। अब ये वाला जो पॉइंट है इसमें क्या है, 5-6-5-5, 5-31 6-34, 5-37 5-73। देखो यहाँ पे 5 के पीछे जो 37 है वो यहाँ पे आगे पलट गया है, 73 हो गया है। ठीक, 16-49 33, तो 16-91 49-88 33-21, 16-91 49-88 33-21, फिर से 16-91 49-88 33-21। धनात्मक में क्या है आपका, 16-17 17-18, 18-19 20-21, 19-20 20-21, 16-17 20-21, ये तीनों तीनों सेम हो ना, 20-21 20-21 20-21। ठीक, अब इनका क्या देखेंगे हम लोग, जो परसेंट है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 16-17 में 21.28%, फिर 17-18 में क्या होगा, -10.90%। 10.90 नहीं होता, ऐसा नहीं बोलिएगा प्लीज़, क्योंकि 10.90 पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा आपका। फिर क्या है, अब देखो यह 16-17, फिर इसी 18 को यहाँ पे आपको लाना है। ठीक, याद करने का और तरीका, जैसे कि हम लोग इस तीनों को 20-21 मानते थे, हमको क्या याद रखना, 16-17 18-19 फिर 19-20। ठीक, यहाँ तक याद रखना आपको। अगर मैं इस टेबल को सबसे ऊपर ले जाऊँ, जीएसडीपी को सबसे ऊपर ले जाऊँ, तो यहाँ पर 16-17 बराबर बराबर हो जाएगा, लेकिन इनका सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। कृषि में कितना है,
21.28% का। कब? 16-17 में। 17 टर्म क्या है? -10.90। फिर से उद्योग में 18-19 में रहेगा, तो 18-19 में क्या हो जाएगा आपको? 16-29, ठीक, 16-29। फिर इसमें क्या हो जाएगा? 20-21 में -3.89। फिर 10-82 यहाँ पे -4.41, 12-13 और यहाँ पे -1.80। ये आपका क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। चीजें अगर डाटा एकदम याद नहीं हो तो पहले ईयर याद करो, फिर डाटा को याद करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका देख एक टेबल है जो एकदम जरूरी तो नहीं, लेकिन हमको याद करना है कैसे। जो ऊपर मैंने शॉर्ट बताया है ना, जो ऊपर मैंने आपको शॉर्टकट में बताया है कि आपको ये टेबल याद रखना है, उसी का थोड़ा सा डील फॉर्म है। क्या लिखा है यहाँ पे? हम यहाँ पे बता देते, क्योंकि जीएसडीपी का टेबल मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में या आर्थिक स्थिति एक समीक्षा में पूरा बताया है, ठीक। यहाँ पे फिर से वही कृषि के बारे में है, कृषि का पूरा जितना औसत वर्ष है वो, फिर उद्योग का हो जा रहा है ये, फिर ये सेवा का, उसमें भी वही सेम टू सेम की सर्वाधिक कमी कब हुई, सर्वाधिक वृद्धि कब हुई, वही डाटा ही है, ठीक है। 16-17 में 21-28, 17-18 में 10-90। अब टेबल से आपको थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी याद होता है, क्यों? देखिए, हम यहाँ पे अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं कि ये आजू बाजू में रहेगा, ठीक है। इसके ये वाला जो पार्ट है छोड़ के है, फिर नीचे वाला क्या रहेगा? आजू बाजू में रहेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं? टेबल फॉर्मेट में देखते हैं। बाकी डाटा सेम ही है। ये देखो 5-93, 7-83, 9-21, 5-31, 6-34, 5-37, ठीक। अब नेक्स्ट यहाँ पे है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे दिया गया है। जो भारत का प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है? प्रचलित मूल्य पर ना, प्रचलित मूल्य पर 1,70,620। छत्तीसगढ़ का कितना है? 1,33,898, 1,33,898। आपको हर बार क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? स्थिर भाव से, लेकिन एक बार प्रचलित भी याद रखिएगा, स्थिर प्रचलित दोनों याद होना चाहिए प्रति व्यक्ति आय में, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय दोनों का पूछ सकता है, ठीक। तो स्थिर मूल्य पर हमारा है 96,242, जिसमें वृद्धि कितनी हुई है? 676% का, मतलब गत वर्ष से कितना हुआ है? 676% की वृद्धि हुई है। और प्रचलित मूल्य पर 1,33,898, 1,33,898, 96,242, 96,242, 1,33,898, ठीक। तो 898 में कितनी वृद्धि होगी? 11.31 की वृद्धि हुई है। फिर से देखते हैं इस टेबल को, हमको क्या याद रखना है? छत्तीसगढ़ का स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य। स्थिर में क्या है? 96,242, 6.76, 96,242, 6.76। फिर क्या रहेगा हमारे पास? प्रचलित मूल्य क्या है? 1,33,898, 1,33,898, वृद्धि कितने है? 11.31 का, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्या रहेगा? अध्याय 3 रहेगा। इसके बाद अब थोड़ा सा ना और डील करते हैं प्रक्षेत्र को। प्रक्षेत्र को मतलब हम क्या पूछा जाता है? कृषि में कब वृद्धि हुई, कब कमी हुई, तो हम पढ़ डाले। लेकिन इस बार कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में, ये देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये टेबल आपको शॉर्ट फॉर्म में है, फिर उसको फिर से डील किया हो कि सबसे ज़्यादा कम क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या है, फिर कम क्या है, फिर कम क्या है करके। चलिए पहले इसको शॉर्ट को देखते हैं। तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई? कृषि में, मत्स्य पालन में 7.09। दूसरा है आपका एक साथ ना विद्युत गैस तथा जल आपूर्ति, अलग अलग भले मैंने बना दिया था वहां पे, लेकिन विद्युत गैस तथा जल आपूर्ति में सर्वाधिक है। फिर सेवा में क्या है? व्यापार, होटल एवं जलपान गृह में है। न्यूनतम कहाँ है? कृषि वाले क्षेत्र में वनोद्योग, उद्योग वाले क्षेत्र में विनिर्माण, विनिर्माण बहुत आगे रहता था, जो कहाँ इस बार कम है। और सेवा में क्या रहता है? स्थावर संपदा इस बार कम है, जबकि इसमें भंडारण में कम रहता था। चलिए देखते हैं इसका घटते क्रम देख लेते हैं एक बार। घटते क्रम में सबसे कम है, सबसे ज्यादा है मत्स्य पालन। घटते क्रम मतलब क्या? सबसे पहले ज्यादा वाले पहले देखेंगे, फिर कम वाले देखेंगे, तभी घटते क्रम कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें है हमारे पास जो मत्स्य पालन वो सर्वाधिक, फिर फसलें, फिर पशुपालन, फिर वन उद्योग एवं लट्ठे बनाना। उद्योग में देखते हैं विद्युत गैस तथा जल आपूर्ति, फिर खनन, खनन उत्खनन एक साथ बोल सकते हैं आप इसको, निर्माण, उसके बाद विनिर्माण, ठीक है। विनिर्माण सबसे कम है, मैंने बताया था। साथ ही मैंने परसेंटेज भी लिखा, अगर आपको परसेंट याद करें तो परसेंट भी याद कर सकते हैं। फिर सेवा में सर्वाधिक है व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, फिर अन्य सेवा, फिर भंडारण, रेलवे, संचार, परिवहन संचार एवं नेक्स्ट क्या है? परिवहन, रेलवे को जो छोड़कर रहेगा, लोक प्रशासन, वित्तीय सेवा एवं स्थावर संपदा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? प्रक्षेत्रवार इनकी आर्थिक वृद्धि या सर्वाधिक भागीदारी किस क्षेत्र में रही है, इसके बारे में था।
ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस अध्याय का, क्योंकि प्रचलित मूल्य के बहुत सारा जो डाटा है उसको हमको नहीं पढ़ना होता है ना। और प्रचलित मूल्य के जैसे कि आपका प्रति व्यक्ति आय है वो तो हम पढ़े ही हैं, प्रति व्यक्ति आय, इसके प्रक्षेत्रवार वृद्धि, प्रक्षेत्रवार वृद्धि से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक वृद्धि सर्वाधिक कमी, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।